अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3। उसके अंदर हम देख रहे थे कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, हम उनके आंसर्स कहाँ कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से, फिर हमने थ्योरीज अबाउट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़े थे क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है, जो कि इन दोनों से बेस्ट तरीका है आंसर्स को जो है ना वो फाइंड आउट करने का। अब क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ही दो टर्म्स आ जाती हैं, एक है केस सीरीज़ और दूसरी है कंट्रोल ट्रायल्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं कि केस सीरीज़ क्या होती हैं। केस सीरीज़ हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन की सिंपल स्टडीज़ हैं, जिनमें हम सिंपली क्या करते हैं, पेशेंट को असेस करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि वो किस कंडीशन के साथ हमारे पास आया है, ठीक है, उसकी कंडीशन को, उसकी सिचुएशन को, उसकी डिज़ीज़ को असेस करने के बाद उस पर इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि एवरेज पॉपुलेशन के ऊपर के उन पेशेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट आया, ठीक है। एवरेज पॉपुलेशन या एवरेज पेशेंट्स के ऊपर जो है उस इंटरवेंशन का क्या इफ़ेक्ट आया, कि वेदर उनकी आया कि उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, तो हम उसे कहते हैं केस सीरीज़, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, एक पेशेंट आया हमारे पास किसी कंडीशन के साथ, उसको हमने असेस किया, उस पर इंटरवेंशन अप्लाई की और एवरेज पेशेंट्स पे देखा कि क्या वो कंडीशन इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई वो इंटरवेंशन अप्लाई करने से, उसे हम कहते हैं केस सीरीज़, ठीक है। अब जो हमारे पास केस सीरीज़ होती हैं ना, अगर तो उसके अंदर एवरेज पेशेंट्स के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट आ जाए इंटरवेंशन का, एवरेज पेशेंट्स बेहतर हो जाएं उस इंटरवेंशन से, तो हम कहते हैं कि ये इंटरवेंशन इफ़ेक्टिव है, इंटरवेंशन अच्छी है, ठीक है, अगर एवरेज पेशेंट्स के ऊपर उसका अच्छा रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसके अंदर केस सीरीज़ के अंदर क्या होता है, सिस्टेमिक रिकॉर्डिंग होती है नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस की, ठीक है। इसके अंदर लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरह क्या होता है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाती है ऑब्जर्वेशंस की। और जो केस सीरीज़ है ना, ये प्रोन टू बायस है, इसके अंदर बायसनेस आ सकती है किसी भी एक्सटर्नल या एक्सट्रीनियस फैक्टर की वजह से, ठीक है। एक्सट्रीनियस फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जो स्टडी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बाहर से कोई ऐसा फैक्टर आता है जो हमारी स्टडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है, और उसके अंदर बायसनेस कॉज कर सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट के अलावा कोई अदर फैक्टर होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, जो केस सीरीज़ हैं उनके अंदर सीरियस बायसनेस आ सकती है, किसकी वजह से, नेचुरल रिकवरी की वजह से, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन की वजह से, प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से और पोलाइट पेशेंट्स की वजह से। ये सारे बायसनेस की जो हैं, मैंने आपको ये टर्म्स पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में, वो आपने वहाँ से देख लेनी है, यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इनको, ठीक है। इन चारों की वजह से जो है वो बायसनेस आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंट्रोल ट्रायल्स क्या होती हैं। कंट्रोल ट्रायल्स में इस तरह होता है कि हम दो लोगों का ग्रुप लेते हैं, ठीक है, उनमें से एक को हम इंटरवेंशन देते हैं और एक को हम इंटरवेंशन नहीं देते, ठीक है, और फिर हम उन दोनों ग्रुप्स के आउटकम्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक को इंटरवेंशन दी, एक को इंटरवेंशन नहीं दी, और फिर उनके आउटकम्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दोनों ग्रुप्स हैं ना, उनके अंदर वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं नेचुरल रिकवरी और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन की वजह से बायसनेस, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि कंट्रोल ट्रायल्स के अंदर बायसनेस कम होती है एज़ कम्पेयर टू केस सीरीज़। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास दोनों ग्रुप्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स के जो आउटकम्स हैं उनमें डिफरेंस क्यों आ सकता है। उनमें डिफरेंस आ सकता है एक तो नेचुरल रिकवरी की वजह से, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन की वजह से, और कुछ केसेस में प्लेसिबो इफेक्ट और पोलाइट पेशेंट्स की वजह से भी इनके अंदर इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। मीन्स के केस सीरीज़ के अंदर जो बायसनेस आ रही थी जिन फैक्टर्स की वजह से, उन्हीं फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल ट्रायल्स में भी बायसनेस आ सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, 3 तरह की कंट्रोल स्टडी हम करवा सकते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप कैसा हो सकता है, वन ग्रुप रिसीव इंटरवेंशन। पहली कंट्रोल स्टडी में क्या हो सकता है कि एक ग्रुप को इंटरवेंशन मिल रही है और दूसरे ग्रुप को इंटरवेंशन नहीं मिल रही, ठीक है। इसमें फिर हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन कैसे हैं, ठीक है। जिन एक ग्रुप को हमने दी है उसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन कैसे आए, और एक ग्रुप को हमने नहीं दी तो उसमें इफ़ेक्ट कैसे आ रहे हैं, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दूसरी तरह की स्टडी कैसे हो सकती है कि एक ग्रुप को हमने स्टैंडर्ड इंटरवेंशन दिया और दूसरे ग्रुप को हमने स्टैंडर्ड इंटरवेंशन के साथ साथ एक न्यू इंटरवेंशन भी दिया है,
तो इस तरह की कंट्रोल स्टडी में हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट आया, ठीक है। और अगर हम स्टैंडर्ड इंटरवेंशन के साथ एक न्यू इंटरवेंशन ऐड कर देते हैं तो फिर कैसा इफेक्ट आता है, दूसरी स्टडी में हम ये देखते हैं, ठीक है। और तीसरी स्टडी में क्या होता है कि इसमें होता है कि वन ग्रुप रिसीव्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड द अदर ग्रुप एंड द अदर ग्रुप रिसीव्स अ डिफरेंट इंटरवेंशन, ठीक है। मतलब दोनों ग्रुप्स को हमने डिफरेंट इंटरवेंशन दी है। और इस स्टडी में हम क्या देखते हैं, इस स्टडी में हम ये देखते हैं कि दोनों में से कौन सी इंटरवेंशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमने दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट इंटरवेंशंस दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं ना, वो अनबाइस्ड कब हो सकती हैं, ठीक है। मीन्स उनमें कोई भी बाइसनेस हो, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब दोनों ग्रुप्स कंपेरेबल हों, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन है उनमें बाइसनेस कम से कम आएगी अगर दोनों ग्रुप्स कंपेरेबल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है एलोकेशन बायस या सिलेक्शन बायस। एलोकेशन बायस और सिलेक्शन बायस क्या होती है, इसमें ये होता है कि जब हम दो ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो कंपेरेबल नहीं होते और उनके आउटकम्स में, दोनों के आउटकम्स में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एलोकेशन बायसनेस या सिलेक्शन बायसनेस। ग्रुप्स जो हैं वो सेल्फ सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जब ग्रुप सेल्फ सेलेक्टेड होंगे तो क्या होगा कि ग्रुप्स के पास आइडेंटिकल करैक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, ठीक है। जो कंट्रोल ट्रायल्स हैं ना, जिनमें सब्जेक्ट सेल्फ सेलेक्ट होते हैं, मींस वो खुद जिस ग्रुप में जाना चाहते हैं चले जाते हैं, ठीक है, सेल्फ सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर एलोकेशन बायसनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर कंट्रोल ट्रायल्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेल्फ सेलेक्ट हैं, सेल्फ सेलेक्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, इस एलोकेशन बायसनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट्स को एलोकेट करते हैं कि उन्होंने ट्रीटमेंट ग्रुप में जाना है या कंट्रोल ग्रुप में जाना है, वो है रेंडमाइज्ड ट्रायल्स। अच्छा, रेंडमाइज्ड ट्रायल्स हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, रेंडमाइज कर देते हैं सब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, दो ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। इस तरह क्या होते हैं, वो दोनों ग्रुप्स कंपेरेबल होते हैं जब हम रेंडमाइज कर देते हैं सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो रेंडमाइज ट्रायल है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्री होते हैं, मुत्तफिक होते हैं कि उन्हें इंटरवेंशन ग्रुप में चाहे डाल दिया जाए या उन्हें कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो रैंडम एलोकेशन है इज़ अ मार्वलस थिंग, ठीक है। इससे एलोकेशन बायस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब हम सब्जेक्ट्स को रेंडमाइज करते हैं ग्रुप्स के अंदर तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ग्रुप्स हैं वो कंपेरेबल हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेंडमाइजेशन है वो हमें एलोकेशन बायस से बचा लेती है, ठीक है। और जो रेंडमाइजेशन है ये हमें ये ज़रूर बताती है कि ग्रुप्स जो हैं वो कंपेरेबल हैं, लेकिन ये हमें ये नहीं बताती कि ग्रुप्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं या नहीं हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें रेंडमाइज्ड और नॉन रेंडमाइज्ड ग्रुप्स को सेम इंटरवेंशन दी गई, लेकिन दोनों के आउटकम्स, दोनों के कंक्लूजन्स डिफरेंट निकले। जैसा कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांटर फेसाइटिस। इसमें क्या देखा गया, इसमें ये देखा गया कि जो नॉन रेंडमाइज्ड स्टडीज़ थी उन्होंने ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट शो किया एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक थेरेपी के ऊपर, ठीक है। और जो रेंडमाइज थी उनका कम इफ़ेक्ट आया या बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं आया, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो रेंडमाइज ट्रायल्स हैं ना वो लेस बायस होते हैं, उनके अंदर बायसनेस कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन रेंडमाइज ट्रायल्स, ठीक है। और जो नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट इफेक्ट शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेंडमाइज ट्रायल्स। उसके बाद वो कहती हैं अगर हम सब्जेक्ट्स को रैंडमली एलोकेट कर दें ट्रीटमेंट या कंट्रोल ग्रुप के अंदर तो क्या होता है, उसके बाद सब्जेक्ट्स को हमने रैंडमली एलोकेट कर दिया ट्रीटमेंट या कंट्रोल ग्रुप के अंदर, उसके बाद हम एंड ऑफ द ट्रायल पे क्या करते हैं, आउटकम्स को मेजर कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ट्रायल्स में क्या होता है, ये रेंडमाइज ट्रायल्स का बताया हुआ है, दूसरी ट्रायल्स में क्या होता है कि हम मेजरमेंट्स जो हैं वो पहले भी ले सकते हैं ट्रायल के बाद या आफ्टर कर सकते हैं इंटरवेंशन पीरियड, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशन जब दे रहे हैं उस पीरियड के दरमियान डिफरेंट पॉइंट्स पे जब हमारा दिल करे हम जो है वो मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है।
बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि नॉन रेंडमाइज्ड ट्रायल्स जो हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट शो करती हैं एज़ कम्पेयर टू रेंडमाइज्ड ट्रायल्स। ये स्टडीज़ के थ्रू हमने देखा है, ठीक है, कुछ स्टडीज़ में ऐसा हुआ है। लेकिन जो रेंडमाइज्ड ट्रायल्स हैं उनके अंदर बायसनेस कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन रेंडमाइज्ड ट्रायल्स, ठीक है। और जब हम सब्जेक्ट्स को रैंडमली एलोकेट करते हैं ट्रीटमेंट या कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आउटकम्स को ट्रायल की एंड पे ही मेजर करते हैं रेंडमाइज्ड ट्रायल्स के अंदर। लेकिन बाकी ट्रायल्स के अंदर क्या होता है कि उनमें हम पहले भी कर सकते हैं इंटरवेंशन पीरियड से, इंटरवेंशन पीरियड के बाद भी कर सकते हैं, इंटरवेंशन पीरियड के दरमियान में भी मेजरमेंट कर सकते हैं।